बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है शेरुल अजम का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। तालबात, आप जानते हैं कि शेरुल अजम शिबली नुमानी ने तहरीर की और चार जिल्दों में इसकी तकमील की। इससे पहले लेक्चर में हम शिबली नुमानी का तारुफ और शेरुल अजम का तारुफ हासिल कर चुके हैं। इस लेक्चर में शेरुल अजम की चारों जिल्दों का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा लिया जाएगा। शेरुल अजम फ़ारसी शायरी की तारीख, उसकी अहद बेअहद तरक्कियों, खसूसियात और असबाब पर मुश्तमिल है। शिबली नुमानी ने इस तारीख को 4 जिल्दों में मुकम्मल किया है। शेरुल अजम हिस्सा अव्वल अब्बास मौरूज़ी से निज़ामी तक है। ये किताब मतबा मारिफ आज़मगढ़ से शाया हुई। किताब के आगाज़ में तमहीद दी गई है और इस किताब को लिखने की वजह बयान की गई है। लिखते हैं, ईरान की खाक फ़नून लतीफ़ा की काबिलियत में भी सबसे मुमताज़ थी और बिलखसूस शायरी इसका ख़मीर था। इस्लाम ने इस ख़ास जौहर को ज़्यादा चमकाया और इस हद तक पहुँचाया कि तमाम दुनिया की शायरी एक तरफ और सिर्फ ईरान की शायरी एक तरफ। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक किसी इस्लामी ज़ुबान में ईरान की शायरी की कोई ऐसी तारीख नहीं लिखी गई जिससे ये ज़ाहिर होता कि शायरी कब शुरू हुई और किन असबाब से शुरू हुई, खुद इसने मुल्क व कौम पर क्या असर डाला। शिबली नुमानी की किताब शेरुल अजम हिस्सा अव्वल अब्बास मौरूज़ी से निज़ामी तक है। ये फ़ारसी शायरी की तारीख, जिसमें शायरी की इब्तदा, अहद बेअहद की तरक्कियों, उनकी खसूसियात और असबाब से मुफस्सल बहस की गई है और इसके साथ साथ शोरा का मुफस्सल तज़किरा और उनकी शायरी पर तकरीज़ और तनकीद है। किताब के आगाज़ में तमहीद और सबब तसनीफ़ बयान किया गया, जो हम इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इस किताब को लिखने की वजूहात शिबली नुमानी ने जो बताई हैं। और किताब का आगाज़ इन अल्फाज में होता है, तालबात शायरी पर तकरीज़ और तनकीद। तनकीद और तकरीज़ मिलती जुलती चीज़ें हैं। तनकीद में यह है कि महासन के साथ मुआयब भी बयान किए जाते हैं, लेकिन तकरीज़ जो है पहले ज़माने में लिखी जाती थी और ख़ास तौर पे इसमें मदह ही शामिल होती थी, यानी किसी भी चीज़ की जो थी वो सिर्फ खसूसियात ही बयान की जाती थी। शेरुल अजम का आगाज़ इन अल्फाज इस्लाम एक अब्र करम था और सतह खाक के एक चप्पा चप्पा पर बरसा, लेकिन फैज़ बेकदर इस्तदाद पहुंचा। जिस खाक में जिस कदर काबिलियत ज़्यादा थी, उसी कदर ज़्यादा फैज़ शाब हुई। अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंद, तुर्कस्तान, तातार, मिस्र, शाम, रूम सब इसके हल्के में आए, यानी जिसके अंदर जो सलाहियत थी उन्होंने वो चीज़ें ले लीं। इस्लाम के आगाज़ के बाद शेरुल अजम में शिबली नुमानी ईरान के हवाले से बात करते हैं। ईरान की खाक फ़नून लतीफ़ा की काबिलियत में सबसे मुमताज़ थी और बिलखसूस शायरी इसका ख़मीर था। इस्लाम ने इस ख़ास जौहर को ज़्यादा चमकाया और इस हद तक पहुँचाया कि तमाम दुनिया की शायरी एक तरफ और सिर्फ ईरान की शायरी एक तरफ, यानी शिबली नुमानी ने इस बात को महसूस कर लिया था कि ईरान की शायरी में कितनी ताकत है, यानी बाकी तमाम दुनिया की शायरी एक तरफ और एक तरफ ईरान की शायरी। शिबली कहते हैं, ईरान की इतनी ज़्यादा शायरी के बावजूद किसी इस्लामी ज़ुबान में ईरान की शायरी की कोई तारीख नहीं लिखी गई। लिहाजा शिबली ने ईरानी शायरी की तारीख लिखने का इरादा किया। शेरुल अजम हिस्सा अव्वल हंजला से शुरू होकर निज़ाम पर ख़त्म होता है। शिबली नुमानी ने शेरुल अजम के हिस्सा अव्वल में शेर की हकीकत के बारे में लिखा है और मुख्तलिफ अहले फ़न के हवाले से शेर की मुख्तलिफ तारीफ़ें पेश की हैं। यानी वो फ़ारसी शायरी की तारीख लिख रहे थे तो आगाज़ में उन्होंने शेर क्या होता है उसकी तारीफ़ पर बहस की है और इसका खुलासा यह है कि शायर के लफ्ज़ी मानी साहिब शऊर के हैं। शऊर असल नहीं, एहसास, फीलिंग को कहते हैं, यानी शायर वो शख्स है जिसका एहसास कवि हो। शिबली नुमानी के बकौल हंसला बादगीसा पहला शख्स था जिसने बाकायदा शायरी इख्तियार की। वो मुसन्नफ़ वो साहिब दीवान शायर था। इसके अलावा महमूद बराक, फ़ैरोज़ मशरक़ी, याकूब सफ़ार ईरान के कदीम शुरा में से थे।
इनके बाद शोराए सामानिया का दौर आता है। शोराए सामानिया की तादाद अगरचे सैकड़ों में है, लेकिन अबुल अब्बास, अबुल मिसल, अबुल इसहाक, अबुल हसन कब्बासी निशापुरी, अबुल हसन कसानी, शहीद बल्खी, राबिया फरोजी, अबुल मुजफ्फर नसर बिन मोहम्मद निशापुरी, अबू अब्दुल्ला फरालार्दी, रुदकी, अमारा मरूजी वगैरह अहम हैं, और अबू अब्दुल्ला फरालादी इस काफिले के पेशरो हैं। इस दौर का सबसे मशहूर शायर रुदकी है और उसने सबसे पहले फारसी में अपना दीवान मुरतब किया। रुदकी का असल नाम महमूद या जाफर था। रोदक उसके गांव का नाम था, जिसकी वजह से उसका नाम रोदक मशहूर हो गया। रोदकी मादरजाद अंधा था। रोदकी जो था वो बचपन से ही, यानी अपनी पैदाइश के वक्त से ही उसको नज़र नहीं आता था। 8 बरस की उम्र में उसने कुरान हिफ्ज़ किया, फिर इल्म क़रात की तकमील की और इसी उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए। रोदकी लतीफ़ुत्तबा शख्स था, लिहाजा इस ज़माने के बादशाह नसर बिन अहमद सामानी के दरबार में जगह मिल गई। रोदकी को इस कदर दौलत मिली कि जब उसकी सवारी निकलती तो 200 गुलाम साथ चलते और इसका असबाब 400 ऊँटों पर लादा जाता। शेरुल अजम हिस्सा अव्वल में शिबली नमानी ने रोदकी की शायरी के महासन बयान किए हैं। कसीदा, मरसिया, गज़ल, मसनवी, यानी इन 4 असनाफ में रोदकी का कोई सानी नहीं था, और रोदकी के कमाल शायरी को तमाम शोरा ने तस्लीम किया है। रोदकी के बाद दकीकी का जिक्र है, जिसका असल नाम मंसूर बिन अहमद था। बादशाह वक्त ने उसे शाहनामा लिखने के लिए कहा। दकीकी ने इस खिदमत को कबूल कर लिया। दकीकी के बाद फारसी का जिक्र किया है और उसको खदाए सुखन के नाम से याद किया है। अबू शकूर बल्खी का कलाम कम मिलता है, लेकिन जिस कदर मौजूद है इससे अंदाज़ा होता है कि शायरी का हर कदम आगे बढ़ रहा है। शिबली ने इसके बाद खब्बासी निशापुरी का जिक्र किया है और उसको दौलत सामानिया का नामवर शायर करार दिया है। शिबली ने सिलसिला सामानिया के बाद सिलसिला गजनविया का जिक्र किया है। सिलसिला गजनविया की हुकूमत महमूद गजनवी से शुरू होती है। उसने शायरी का एक मुस्तकिल महकमा कायम कर दिया था और अंसरी को मलकुशोरा का खिताब देकर उसका अफसर मुकर्रर किया। तज़किरों में लिखा है कि महमूद के ख्वान करम से 400 शायर बहरयाब होते थे। अंसरी का असल नाम हसन बिन अहमद था। इसने बहुत से अशार कहे। सुल्तान महमूद गजनवी ने शाहनामा की तसनीफ के लिए 7 शायरों अंसरी, हज़की, ज़ैनी, असजदी, मंजीक, चंगज़न खरमी, अबू बकर अस्काफ और तिरमजी को मुंतखब किया। लेकिन जब महमूद गजनवी ने फिरदौसी के अशार सुने तो ये खिदमत जो थी शाहनामा लिखने की फिरदौसी के सुपुर्द कर दी गई। फिरदौसी ने तकरीबन 20 साल शाहनामा के अशार कहे, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर महमूद गजनवी इससे नाराज़ हो गया और फिरदौसी को गजनी से निकलना पड़ा। शिबली नमानी ने शाहनामा की वक़्त और उसकी तारीखी हैसियत पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है और शाहनामा के महासन तफसील से बयान किए हैं। फिरदौसी के बाद असदी तूसी और मनूचेहरी का जिक्र मिलता है। हकीम सनाई की तसनीफ़ात का बयान है और इनके कलाम की खसूसियात का तज़करा है। उम्र ख़याम निशापुरी के फ़ज़्ल व कमाल का जिक्र है। क़याम के फ़लसफ़ा ज़िंदगी, फ़लसफ़ा इख़लाक़ पर तफसील से रोशनी मिलती है। शिबली क़याम के फ़लसफ़ा इख़लाक़ के मुतल्लिक़ लिखते हैं, क़याम किसी काम के काम करने के वक्त सिर्फ ये देखता है कि खुद ये काम कैसा है। अगर वो काम बड़ा है तो इससे उसको कुछ तसल्ली नहीं होती कि खुदा उसको बख्श देगा। उसके नज़दीक यही बड़ा अज़ाब है कि खुदा देख रहा है और उसने जुर्म का इर्तिकाब किया। अनवरी की शायरी और उसकी मजमून अफरीनी का बयान है। नज़ामी गंजवी की तसनीफ़ात मखज़न इसरार, शीरी खुसरो, लैला मजनू, सिकंदर नामा का जिक्र मिलता है। शेरुल अजम के हिस्सा अव्वल में नज़ामी और फिरदौसी का मवाज़ना मिलता है और शिबली नुमानी लिखते हैं, निज़ामी फिरदौसी का हम पाया नहीं है। थोड़ा सा शीरी पानी लेकर बार बार छाना जाए,
मख्तर किया जाए और फिर किसी खुश रंग खुशनुमा गिलास में रखा जाए तो इसकी शरीनी, खुशगवारी, सफाई और खुशनुमाई में क्या शक है। लेकिन एक साफ, शीरीं, कुदरती चश्मा जो पहाड़ के दामन से निकलकर बहता चला जाता है, उससे क्या निस्बत। यानी फरदौसी का अपना मकाम है, निज़ामी का अपना मकाम है, लेकिन वो फरदौसी को इस पर फौकियत देते हैं। शेरुल अजम हिस्सा दव्वम ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, ईरान के बहुत मशहूर शायर हाफिज शराजी और इब्न यमीन तक है। हिस्सा दव्वम का आगाज शायरी का दूसरा दौर और उसकी खसूसियात से होता है। सबसे पहले ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का जिक्र मिलता है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जो कि एक सूफी बुजुर्ग भी थे, उनकी तसानीफात में इसरारनामा, इलाहीनामा, मुसीबतनामा, जवाहरुज़्ज़ात, वसीयतनामा, मंतकुत्तैर, बुलबुलनामा, हैदरनामा, स्याहनामा और मुख्तारनामा के अलावा कई और अहम कुतब शामिल हैं। शिबली नमानी लिखते हैं, सूफियाना शायरी के 4 अरकान हैं: सनाई, अरहदी, मौलाना रूम और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। यानी ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का सूफियाना शायरी में बड़ा नाम है। यानी अगर इसके 4 रुकन करार दिए जाएं तो उनमें से एक रुकन जो है वो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के बाद कमाल इस्माइल असफ़हानी की शायरी की अजमत को बयान किया है। उसकी शायरी के बारीक नुक्तों की वजाहत की है और ये भी बताया है कि यूरोप की मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसकी तसानीफ़ात के तराजुम हो चुके हैं। कमाल इस्माइल को खल्लाकुल मानी के नाम से याद करते हैं। उनके कलाम के फ़नी महासन बयान करते हुए लिखते हैं, गज़ल की निस्बत ये मुसल्लम है कि सबसे पहले खाका कामिल ही ने कायम किया है, जिसको शेख सादी ने इस कदर तरक्की दी कि इसके मूजिब बन गए। सादी शराजी ईरान के मशहूर शायर थे। तालबात आप जानती हैं और सादी शराजी को आप पढ़ भी चुकी हैं। इनकी खसूसियात शायरी को बयान किया गया है और इनको शरीयत शायरी का पैगंबर करार दिया है और उनकी शायरी की सबसे बड़ी सिफ्त आज़ादी को करार दिया है। शिबली नुमानी लिखते हैं, शेख से पहले गज़ल में जो मज़ामीन बयान किए जाते थे, साफ साफ सरसरी तौर पर अदा कर देते थे। शेख ने तर्ज अदा में बहुत सी जिद्दतें पैदा की और बयान के नए नए असलूब बयान किए। शिबली नुमानी ने शेरुल अजम में अमीर खुसरो देहलवी के जामियत और कमालात को बयान किया है। वो आलम भी थे, फाजल भी, शायर भी थे। शिबली लिखते हैं, हिंदुस्तान में 600 बरस से आज तक इस दर्जा का जामे कमालात पैदा नहीं हुआ और सच पूछो तो इस कदर मुख्तलिफ और गूनागूं और साफ के जामे ईरान और रूम की खाक ने भी हजारों बरस की मुद्दत में 2 ही 4 पैदा किए होंगे। अमीर खुसरो की जहांगीरी में गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई सब कुछ दाखिल है। यानी हर सिंफ में वो अपना कमाल दर्जा रखते हैं और छोटे छोटे खित्ता है सुकन यानी तस्मीन, मुस्तज़ाद और सनाए वदाए का तो बयान ही नहीं। यानी सन्नतों का इस्तेमाल उनकी शायरी में हमें बड़ा रवा मिलता है। सुलेमान साउजी के दरबारी तल्लुकात का जिक्र इस किताब में मिलता है और इसकी बिदात का तज़किरा मिलता है। सुलेमान साउजी इराक के सूबे सावा के रहने वाले थे। अरबी में हे निस्बत के वक्त जीम से बदल जाती है, लिहाजा सौजी कहलाए। हसन एलकानी बगदाद का हुक्मरान था। हसन ने सुलेमान की गैर मामूली कादरुल कलामी देखकर अपने खास मुकर्रबीन में शामिल किया। सुलेमान जब बहुत ज़ईफ़ हो गए तो मुलाजमत से इस्तीफ़ा देना चाहा, लेकिन हसन ने तनख्वाह बहाल रखी। हाफिज शराजी की शायरी के फ़नी महासन को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है और ख्वाजा साहब का ये शेर जो कि बहुत मशहूर है, अगर आ तुर्क शराजी बेदस्त आवर दिले मारा, खाले हिंदुअश बेखस्तम समरकंद बखारा। तैमूर बादशाह ने हाफिज को तलब किया कि हमने तमाम आलम को इसलिए वीरान किया ताकि समरकंद और बखारा मेरा वतन है आबाद करूं और तुम उनको एक तिल के इवज दिए डालते हो। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि इन्हीं फजूल खर्चियों की बदौलत तो इस फक्र फाका तक नौबत पहुंची है।
मौलाना शिबली ने इस सवाने में मौलाना रूम को जगह नहीं दी। उसकी वजह वो ये बताते हैं, इस दौर के एक बड़े रुकन शायरी यानी मौलाना रूम का तज़किरा हमको कलम अंदाज करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि हम उनके हालात और उनकी शायरी पर एक मुस्तकिल किताब सवाने मौलाना रूम के नाम लिख चुके हैं और वो घर घर फैल चुकी हैं। तालबात ये बात तो दुरुस्त है कि शिबली नमानी ने सवाने मौलाना रूम बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी है और उसमें मौलाना रूम के ज़िंदगी के हालात और उनकी मसनवियों के बारे में सैर हासिल बहस मिलती है। लेकिन जब शिबली ये तारीख मुरतब कर रहे थे तो उनको जहाँ मौलाना रूम का जिक्र आता है वहाँ उनका जिक्र ज़रूर देना चाहिए था ताकि रवायत का तसलसल बाकी रहता। शेरुल अजम हिस्सा दव्वम का इब्न जमीन फरोलोदी, इसके बाप का नाम महमूद था। खरासान में एक कस्बा था फरलवरीद, वहाँ क्याम था। इस ज़माने में अलजातियो सुल्तान की हुकूमत थी। उनके वज़ीर अलाउद्दीन मोहम्मद ने उनकी नहायत कदरदानी की। शायरी का मर्तबा नहायत बुलंद था। इखलाकी शायरी में इनका कोई सानी नहीं था। शेरुल अजम हिस्सा सव्वम फ़गानी शराजी से अबू तालब कलीम तक है। तमहीद के बाद इस दौर को फ़ारसी शायरी का आखिरी दौर करार दिया है और इस दौर की शायरी की खसूसियात बयान की हैं। सबसे पहले फ़गानी शराजी का जिक्र किया गया है। इसके बाद फैज़ी, उर्फ़ी, नज़ीरी निशापुरी, तालब आमली, मिर्ज़ा सायब एस्फ़हानी और अबू तालब कलीम की शायरी का जायज़ा मिलता है। शेरुल अजम इस सव्वम में शिबली नमानी फ़गानी शराजी के हवाले से बताते हैं, मुतवस्सितीन की शायरी में जो इनकलाब पैदा हुआ और जो नया दौर कायम हुआ, इसका बानी फ़गानी है। फ़गानी शराज का रहने वाला था, इसलिए उसके नाम के साथ शराजी का इजाफा हुआ। अहले सुफ़न इसको शायरी में मुजद्दिद मानते हैं, यानी उसने शायरी की तजदीद की, उसने नए मज़ामीन पेश किए। शिबली नमानी मल्कुल शोरा फैज़ी के हवाले से लिखते हैं, फ़ारसी शायरी ने 600 बरस की वसी मुद्दत में हिंदुस्तान में सिर्फ 2 शख्स पैदा किए जिनको अहले ज़ुबान को भी चारों नाचार मानना पड़ा, खुसरो और फैज़ी। फैज़ी अरबी नस्ल थे, इस्लाफ यमन में रहते थे, अकबर के दरबार से वाबस्ता थे। फैज़ी का असल मजाक इल्म फ़न की खिदमत था। किताबों के बहुत शौकीन थे, फ़याज़ और सख़ी थे। फैज़ी की शायरी में दाखिलियत नुमायाँ है। फैज़ी की अक्सर गज़लों में साफ नज़र आता है कि किसी वाक़े के असर से कोई ख्याल दिल में आता है और वो उसको अदा कर देते हैं। यानी फैज़ी की शायरी में हमें दाखिलियत का अंसर ज़्यादा नज़र आता है कि वो जो दिल पे गुजरती है रकम करते हैं। फैज़ के बाद शिबली ने उर्फ़ी शराजी का जिक्र किया है। उर्फ़ी की तालीम और तरबियत भी शहराज में हुई। उर्फ़ी की शोहरत जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। अगरचे उर्फ़ी की कदरदानी ईरान में कम न थी, ताहम हिंदुस्तान की सी बात कहाँ नसीब हो सकती थी। लिहाजा उर्फ़ी फतेहपुर सीकरी में फैज़ी से मिला। फैज़ी ने इसकी पूरी कदरदानी की, लेकिन उर्फ़ी की नखवत ने उसे दरबार तक रसाई ना दी। फिर हकीम अबुल फ़तेह गिलानी से वाबस्ता हो गया, जो अकबर के 9 रत्नों में से थे। तालबात आप अकबर के 9 रत्न के मतलब जानती हैं कि उसने जो लायक, ज़हीन और जो अहले इल्म थे उनको अपने दरबार में इकट्ठा किया हुआ था और उनको अकबर के 9 रत्नों के नाम से याद किया जाता है। हकीम अबुल फ़तह के मरने के बाद अरबी खाने खाना के दरबारियों में दाखिल हुआ और फिर शाही खानदान के सिवा और किसी दर से वाबस्ता नहीं हुआ। खाने खाना के दरबार में बड़े बड़े नामवर शोरा नज़ीरी, निशापुरी, शिकेबी, अस्फ़हानी, ज़हूरी वगैरह से उर्फ़ी का मुकाबला रहता और उर्फ़ी का कलाम रोज़ बरोज़ तरक्की करता गया। शिबली लिखते हैं, ज़ोरे कलाम जिसकी इब्तिदा निज़ामी ने की थी, उर्फ़ी ने उसको कमाल के दर्जे तक पहुँचाया। उर्फ़ी का फ़न ये है कि उसने फ़ारसी शायरी को अरूज तक पहुँचाया। उसके बाद शिबली नुमानी मोहम्मद हुसैन नज़ीरी निशापुरी का जिक्र करते हैं। वो निशापुर का रहने वाला था। खरासान में जब उसकी शायरी की शोहरत हो गई तो काशान आया। यहाँ हातम, शजा, रसनाई शायरी में उस्ताद तस्लीम किए जाते थे।
ان کے مشاعروں میں جو طرحیں ہوتی تھیں نظیری ان پر طبع آزمائی کرتا۔ خانہ خانہ کے توسط سے اکبر بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوئی۔ اکبر اور دوسرے شہزادوں کی مدح میں قصیدے لکھے۔ خانہ خانہ کی بدولت حج و زیارات کے لیے گیا اور واپسی پر شہزادہ مراد کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ نظیر کی شاعری میں روزمرہ اور محاورات کا نہایت کثرت سے استعمال ملتا ہے۔ شعر العجم میں نظیری کے بعد طالب عاملی کا ذکر ملتا ہے۔ طالب عامل کا رہنے والا تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں اس نے منطق، خیال، فلسفہ، تصوف اور کچھ نویسی میں کمال حاصل کر لیا۔ ملکش خان کے دربار سے وابستہ ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں سے دل اچاٹ ہوا تو ملکش خان سے اجازت لے کر ہندوستان چلا آیا اور عبداللہ خان فیروز جنگ حاکم گجرات کے دربار سے وابستہ ہوا اور پھر جہانگیر کے دربار سے بھی وابستہ رہا اور ملک الشعراء کا خطاب حاصل کیا۔ شبلی نعمانی طالب کے مرزا صاحب اصفہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایران کی شاعری رودکی سے شروع ہوئی اور مرزا پر ختم ہو گئی۔ رودکی سے پہلے بھی شعراء گزرے ہیں اور مرزا صاحب کے بعد بھی لوگوں نے طبع آزمائیاں کیں۔ صاحب ایک معزز خاندان کا آدمی تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت اصفہان میں ہوئی۔ اکبر و جہانگیر کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ مرزا صاحب نے ہر قسم کی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص فن تھا۔ ابو طالب کلیم ملک الشعراء شاہجہانی تھا۔ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ یگانہ فن صحیفہ شاعری کا اخیر ورک ہے۔ جہانگیر کے عہد میں ہندوستان آیا۔ ابو طالب کلیم نہایت خاصہ جواب اور مضمون یاب تھا۔ کلیم کا اصل کمال غزل گوئی ہے۔ طالبات یہ 3 جلدیں جو ہیں اس میں شبلی نعمانی نے مختلف شعراء کا تذکرہ کیا ہے، لیکن شبلی نعمانی کا جو حصہ چہارم ہے اس میں اس ساری شاعری پر تنقید ہے۔ اس میں شعراء کا ذکر نہیں کیا گیا۔ باب اول شاعری کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ دوم ایران میں شاعر کیوں کر پیدا ہوئے۔ باب سوم میں فارسی شاعری کا ذکر کیا گیا ہے۔ شعر العجم حصہ چہارم کے حوالے سے لکھتے ہیں، شعر العجم کا یہ چوتھا یعنی اخیر حصہ ہے اور تمہید ہے۔ شبلی نعمانی نے شعر العجم حصہ چہارم کے پہلے باب میں شاعری کی حقیقت، شاعری کے عناصر، محاکات، تخیل کی حقیقت، الفاظ کی نوعیتیں اور ان کے اثر کے حوالے سے بات کی ہے۔ الفاظ متعدد قسم کے ہوتے ہیں، بعض نازک، لطیف، شستہ، صاف، رواں اور شیریں اور بعض پرشوکت اور بلند۔ شبلی کہتے ہیں کہ جس مضمون کے ادا کرنے کے لیے خاص جو لفظ موزوں اور مؤثر ہے وہی استعمال کیا جائے، یعنی بڑی اچھی بحثیں کی ہیں شبلی نعمانی نے شعر العجم حصہ چہارم میں کہ الفاظ کس طرح کے استعمال کرنے چاہیے، یعنی جیسا مضمون ہو اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لائے جائیں تاکہ پڑھنے والے پر اثر ہو۔ باب دوم میں ایران کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اگرچہ اسلام سے پہلے ایران کے تمام علوم و فنون کمال کے درجے تک پہنچ چکے تھے، لیکن شاعری کا بہت کم پتہ چلتا ہے، گویا اسلام سے پہلے ایران میں شاعری نہ تھی۔ ایران میں جب شاعری شروع ہوئی تو تمدن اور معاشرت کا اوج کمال تھا۔ شاعری میں ابو نواس، ابو تمام وغیرہ کی شاعری سامنے تھی۔ ابتدائی شاعری میں صحت الفاظ، یعنی الفاظ صحیح طور پہ ادا ہوئے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، نہ ہی عروض و قواعد کا خیال رکھا جاتا تھا، یعنی شاعری کے جو اصول ہیں ان کی بھی پیروی نہیں کی جاتی تھی۔ جو تشبیہیں استعمال ہوتی تھیں وہ بھی نہایت سادہ تھیں۔ مدح، آشکارانہ خیالات میں سادگی ہوتی تھی، یعنی یا تعریف کی جاتی تھی یا پھر آشکارانہ خیالات پیش کیے جاتے تھے۔ ایرانیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ افغانی کے بعد ایک طرز خاص پیدا ہوا۔ ایران ایک قدرتی چمنزار ہے، لہذا مناظر فطرت کا اثر شاعری پر ہوا اور اسی وجہ سے رنگین سخنی، رنگین نوائی، رنگین ادائی کے محاورات پیدا ہوئے اور فارسی شاعری میں بھی تشبیہ و استعارات کا استعمال ہونے لگا۔ یعنی ایران بہت خوبصورت ملک ہے، باغوں کا شہر ہے شیراز،
اور ایران جو ہے وہ مناظر فطرت سے مالا مال ہے، اور اس مناظر فطرت کا اثر ہمیں شاعری پر بھی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے رنگین سخنی، رنگین نوائی اور رنگین ادائی کے جو تھی وہ شاعری میں کی جانے لگی۔ شبلی نوانی نے باب سموم میں فارسی شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ شبلی کہتے ہیں، عرب میں شجاعت، بہادری، جام بازی، آزادی، بے باکی، ایثار وغیرہ کے مضامین کثرت سے ہیں۔ فارسی میں یہ مضامین نہایت کم ہیں۔ ایران میں شخصی حکومت رہی اور نہایت جباری اور سطوت کے ساتھ رہی، اس لیے قوم میں آزادانہ جذبات پیدا نہیں ہو سکے، یعنی شخصی حکومت میں لوگوں پر غلامی کی طرح کی زندگی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تاہم ایرانی شاعری میں جو خصوصیات ہیں وہ عرب میں نہیں ہیں۔ فارسی میں تاریخی نظمیں کثرت سے ہیں، بہار اور برسات کے مناظر ایرانی شاعری میں ہی نظر آتے ہیں۔ عشق و محبت کے خیالات ایران کے ہاں زیادہ ہیں۔ فلسفہ اور تصوف، اخلاقی نظمیں فارسی شاعری کی خاص خوبی ہیں۔ زاہدوں اور ریاکاروں پر طنز فارسی شاعری میں نظر آتی ہے۔ لطافت، حسن ترکیب الفاظ فارسی شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ اس باب میں شبلی نے ایرانی شعراء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کے بعد سب کو نظر آیا کہ سورج کو چراغ دکھانا بے فائدہ ہے، یعنی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو فردوسی نے جو شاہنامہ مرتب کیا، شاہنامہ لکھا، اس کی نظیر ملنی محال ہے، اور فردوسی فارسی شاعر کا ایک عظیم اور منفرد شاعر ہے۔ رزمیہ اور واقعہ نگاری شاہنامہ پر ختم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہنامہ کی اہمیت اور اس کے محاسن بیان کرنے کے لیے شبلی نے تقریباً 100 صفحے صرف کیے ہیں اور اس کے کمال بلاغت کی تعریف کی ہے۔ طالبات، اگر شبلی نوانی کی شعر العجم کی چاروں جلدوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں شبلی نوانی کے قلم سے کچھ تسامحات بھی سرزد ہوئی ہیں، ہمیں کچھ چیزیں مشکوک نظر آتی ہیں، تاہم اردو میں فارسی شاعری کی تاریخ پر یہ ایک نہایت منفرد کتاب ہے، اور اگر کسی نے ایران کی تاریخ شاعری جاننی ہو تو اس کتاب سے بڑی رہنمائی مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ طالبات، آپ خود بھی ان شعر العجم کی چاروں کتابوں کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے شبلی نے شعر العجم میں فارسی شاعری کی تاریخ مرتب کی ہے۔ بہت شکریہ۔